हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आज हमारी टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। आज की हमारी टॉपिक क्या है स्टूडेंट? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी कि तरंगों का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले वाला लेक्चर हम इंटरफेरेंस पर बनाएंगे, तो आज मिल भी गया है। तो अगर आप पीछे के लेक्चर नहीं देख के आए हो तो देख के आ जाओ। देख के आ जाओगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो कोई बात ही ना है, आराम से पढ़ते रहो। और हाँ, एक बात और है कि चूंकि हम लोग वेव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आप 11th में वेव पढ़े हो तभी क्लियरिटी समझ में आएगा, और अगर नहीं पढ़े हो तब भी क्लियरिटी में समझ में आएगा। पढ़ाने वाली बात नहीं है, कुछ बातों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो घबराइए ना। अभी हम इंटरफेरेंस नहीं पढ़ाने वाले हैं, अभी तो मतलब कि बताएंगे, लेकिन उसका डाटा बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस का पूरा डाटा बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में इंटरफेरेंस के यूज़ करके, मतलब इन सब तथ्यों का यूज़ करके हम सीखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC। YDSC मतलब क्या? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे आएगा तो जान जाओगे आप क्या होता है। हालांकि टाइम पे कार ना करते हुए शुरू करते हैं। जय माता दी। इधर देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ये होता ही है दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटनाओं को व्यतिकरण कहते हैं। नहीं सर, नहीं आया। अच्छा, ये देखो जरा, इसको हम कहा जाए कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, यानी कि वेव्स का मिलना। वेव्स का मिलना कर सकते हो, वेव्स का मिलना। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वेव जब आपस में मिलते हैं ना, तो उसी घटना को हम, जो अगला वेव तैयार होता है, अगली फ्रीक्वेंसी का जो भी हो, अगले एम्पलीट्यूड का जो भी हो, मतलब कि दो या दो से अधिक वेव जब आपस में मिलते हैं, मीट करते हैं, तो उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव से बोलते हैं। ठीक है ना? आया समझ? नहीं आया? क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक वेव जब आपस में मैच करते हैं, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोलते हैं। ओके। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखो, कंस्ट्रक्टिव होता है, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, ठीक है ना? घबराने का नो, कोई टेंशन नहीं, बस बढ़िया से देखने को लिखा है। कंस्ट्रक्टिव की परिभाषा क्या होती है कि जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं को उच्चिष्ट तथा वहां हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। संपोषी माने होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं समझ में आया? अभी आता है, पहले पढ़ो इसको। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं को उच्चिष्ट तथा वहां हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आया? ठीक है। अच्छा, अभी डिस्ट्रक्टिव, संपोषी का होता है कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव माने होता है बच्चों विनाशी। क्या होता है? विनाशी। सब विनाश कर देगा, खत्म कर देगा, विनाशी आ गया ना। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं को निम्निष्ठ तथा वहां पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। समझ में नहीं आया? सर नहीं आया? चलो देखो, अच्छा हम बताते हैं ना आपको। ये देखो, मान लो ये कोई वेव का सोर्स है, ठीक है ना? ये कोई वेव सोर्स है, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है जी, बहुत मजा आने वाला है। वेव सोर्स है तो वेव निकालेगा, ऐसे निकाला वेव, ए ऐसे निकाला ना। चलो अच्छा, ठीक है। ये वेव सोर्स है, पहला वेव सोर्स है। अब इसी पे मान लो दूसरा वेव सोर्स है, यहीं पे एक वेव सोर्स और लगा दिया, वो अभी ऐसे ही निकाल रहा है, इतने ही, मतलब कि इतनी एम्पलीट्यूड वाला, इतनी फ्रीक्वेंसी का। हाई देखो, अब ये देखो, इसका हर एक पॉइंट जो है ना, वो सब उच्चिष्ट है, और जो मतलब कि जो व्यतिकरण, यानी कि जो वे मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, यानी कि संपोषी अधिकतम तीव्रता। दो वेव एक का फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक ही एम्पलीट्यूड पे आ रहे हैं, देखो जरा, इसे बोलते हैं अधिकतम तीव्रता। मान लो या कोई साउंड का वेव हो,
क्योंकि लाइट का वेव होता है, साउंड का भी होता है। मान लो ये कोई साउंड का वेव हो तो ये वाला वेव इसी के ऊपर जा रहा है और दोनों वेव आपस में क्या है, समपोषी हैं। और समपोषी होने के नाते यहाँ पे अगर आपकी कान अगर सुनेगी ना तो बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई देगा, मतलब कि बहुत तेज सुनाई देगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मान लो इसे बोलते हैं जो इन पे जो भी पॉइंट है ना सबको हम बोलते हैं उच्चिष्ट, और मतलब कि जो मतलब ये जो मिला हुआ है यह जो घटना कहलाती है वो कहलाती है कंस्ट्रक्टिव। ये सब कौन से वेव हैं, सिंपल हार्मोनिक हैं। कौन से वेव हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव हैं सब, ठीक है ना, सरल आवर्ती तरंगे हैं। अच्छा जरा देखो, मान लो यह वेव सोर्स, यहाँ पे ये क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मान लो वेव सोर्स है दूसरा हो, ए वेव से मतलब कि दूसरा कंडीशन है, ऐसे 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 भी जा रहा है, ठीक है। अब इसी में से एक और आके निकाल दे, दूसरा वाला ऐसे निकाल दे, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो जरा क्या हो रहा है जी, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना क्या हुआ, नीचे। जो ये देखो इसका जो पॉइंट होगा ना, हर एक पॉइंट जो होगा ना वो निम्निष्ठ होगा, और जो ये होगा ना, जो ये व्यतिकरण, ये भी तो तरंगों का मिलना है, ये तरंगों का मिलना है, यह मिलना क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा विनाशी, विनाशी कहलाएगा। यानी कि मान लो मतलब कि सपोज कर लो कि अगर ये दो मतलब साउंड के वेव हैं, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जितना ये ऊपर गया, मान लो ये वाला इनका ये लाइन है ऐसे, मतलब बीच में आएगा, थोड़ा मोड़ा फिगर तो अब समझ ही रहे हो आप। अब समझते क्या हो सर जी, तुम समझाओ तब ना। देखो ऐसे, ए ऐसे ऐसे जा रहा है, ए ऐसे ऐसे। अब अगर यहाँ पे आप कान लगाओगे, यहाँ पे कान लगाओगे तो ये बेटा जो होगा ना ये डिस्ट्रक्टिव होगा, जितना ऊपर है उतना नीचे तो खत्म कर देगा, सुनाई नहीं देगा हमको। इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वेव का मिलना दो प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, जब वेव के ऊपर वेव चलेगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और जब बेटा उसके विपरीत चलेगा ना तो मतलब कि तब कौन सा वो व्यतिकरण होगा, इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि कैसा, विनाशी होगा जी। इतना बात क्लियर, ओके सर। अब देखो जरा, बहुत सारी बातें समझ में आपको आने वाली है, मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आएगा। अब देखो जरा, मान लो हमारे पास कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हो P, सपोज कर लो यहाँ पे कोई पार्टिकल क्या रखा हो, P रखा हो, और यहाँ से कोई एक वेव आ रही है ऐसे 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 ऐसे। देखो ये गड़बड़ है ना सर, तुम गड़बड़ा रहे हो, इधर देखो ऐसे। अब मतलब ये वेव आई, एक कण P पर आई ना, ये क्या करेगी, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएगी, ऐसे ऐसे चली है। अगर छोटा मोटा कोई पार्टिकल P है तो इनको ऐसे ऐसे चलाएगी ना, चलाएगी नहीं चलाएगी, चलाएगी सर चलाएगी। अच्छा मान लो इसी समय कोई दूसरा वेव यहाँ चलना शुरू कर दिया हो, ऐसे। अब ये वाला वेव क्या करेगा, इनको ऊपर ले जाएगा, एक नीचे ले आएगा, एक ऊपर ले जाएगा। तो मतलब कि ये कहाँ जाएगा, ये पार्टिकल कहाँ जाएगा। दो वेव आए हैं, एक तो कह रहा है कि मैं नीचे ले जाऊंगा, एक लोग कह रहा है कि मैं ऊपर ले जाऊंगा इस कण को। तो अब जानते हो अब एक कण कहाँ जाएगा, मतलब कि कण की जो पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वो जानते हो कौन तय करेगा, वो तय करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपको हिंदी ना आते तो हिंदी लिख लीजिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत बताएगा कण कहाँ जाएगा। अच्छा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन होता है क्या है, अब कहोगे सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन होता है क्या है जी, ये बताओ जरा। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन की बात करूं तो इस कण के लिए अगर मैं बात करूं तो होगा कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P। ये क्या करता है, कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P, यानी कि पार्टिकल P कहाँ जाएगा ये बताएगा। अच्छा मान लो सपोज कर लो ये वाला कहता है कि मैं इनको इतना नीचे ले जाऊंगा, ये कहता है मान लो कि मैं इनको 6 सेंटीमीटर नीचे ले जाऊंगा,
और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बता रहा हूँ। एक बात और है, ये कण पता नहीं कैसे कैसे जा सकता है, समझो ना हमारी बात को। दो लोग अगर आए हैं तो एक लोग हो सकता है कह दे ऊपर ले जाऊंगा, एक पर जो पी पार्टिकल है हो सकता है एक लोग कह दे ऊपर ले जाऊंगा, हो सकता है कोई कह दे मैं आगे ले जाऊंगा, तो दोनों काम करेगा ना, तो परिणामी 20 से जाएगा। नेट वाला हमको चाहिए, वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट वाला हमको चाहिए। लेकिन ऐसा केस हमारी किताब में नहीं मिलने वाला, हमको मिलने वाला केवल एक केस, या तो कण भाई साहब ऊपर जाएगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, या तो नीचे आएगा, यही केस हमारे लिए है। तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, ये सब कठिन काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का नहीं, ये सब कॉलेज के पोर्शन है। आप यहाँ पे देखो, या तो कण नीचे आएगा, ए वाला बोलेगा सर मैं 8 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊंगा, तो अब नेट कितना हुआ जी, या नेट कितना हुआ, नेट हुआ कि 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। आपको इतना तो पता है, यही होता है दर्पण का सिद्धांत। मान लो ये वाला जो वेव हो, यह फर्स्ट वेव हो, वेव फर्स्ट हो, और ये ले गया हो y1 नीचे ले गया हो, और यह सेकेंड वेव हो, मान लो ये सेकेंड वेव है, ये मान लो y2 ऊपर ले गया ना, ये सेकेंड वेव है जी, ये सेकेंड वेव है, ये y2 ऊपर ले गया मान लो। अब इसका नेट कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर y नेट इज इक्वल टू y नेट, सब चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, वेक्टर होगा, तो क्या बोलोगे y1 प्लस y2 वेक्टर का, तब इन दो आएगा। अब ऊपर जाएगा तो प्लस का 6, नीचे तो अरे प्लस का 8, नीचे आया तो माइनस का 6, 2 आएगा सर ऊपर की ओर वो भी। यह होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई सारे अगर वेव्स होंगे तो y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वेक्टर लगा के, वेक्टर नहीं लगाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। वेक्टर क्यों लगा के, क्योंकि पता नहीं ऊपर जा रहा नीचे, चिन्ह सहित करना उसको बेटा आपको, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि बताता है कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी। पार्टिकल पी नेट कितना दूरी ऊपर नीचे तय किया वो बताएगा जी। 2-3 कण होंगे जो भी होंगे, अपना ऊपर नीचे वाला कैलकुलेट कर लोगे तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताता है भाई, क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट। और हाँ एक बात और, सुपरपोजिशन में एक बात और जान लो कि अगर ये वेव आ रहा है ना, अगर इनको बोला है कि मैं 6 नीचे ले जाऊंगा, 6 नीचे ले जाऊंगा, तो दूसरा वाला वेव इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, 6 ले जाएगा, उन्हें कम नहीं करेगा ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम बोलेंगे यहाँ पे कि एनी वेव्स वो चाहे फर्स्ट वाला चाहे सेकेंड वाला, डू नॉट इफेक्टेड, मतलब कि कोई भी वेव इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि अनदर वेव्स फ्रॉम अनदर वेव्स, वो जितना जाना उतना जाएगा। नेट वाला कितना होगा तो एट बात की बात है, अगर 6 इसकी प्रवृत्ति इनको 6 नीचे ले जाने की तो 6 नीचे ले जाएगा, इनको कुछ बिगाड़ ना पाएंगे जी। ये भी होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है, नोट कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, किसी मतलब कोई वेव किसी पार्टिकल को नेट, मतलब कई सारे वेव किसी पार्टिकल को नेट कितना डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे वो बताएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सब वेक्टर के हैं, ठीक है ना, वेक्टर मतलब चिन्ह का यूज करके। इतना बात समझ में आया, तो मिटाएं कि अब आगे लेके चला जाना, मजा आ रहा है जी, नहीं आ रहा? अच्छा मिटाते हैं इनको तो। अच्छा मिटाने से पहले एक बात और देख लो, यहाँ पे देख लो यहाँ देखो, यहाँ ये देखो दोनों वेव अगर दोनों यहीं पे जा रहे हैं, दोनों तो किसी पार्टिकल अगर हो तो किसी पार्टिकल को साथ में घुमाएंगे ना, साथ में घुमाना, इसीलिए से बोला गया है क्या, कंस्ट्रक्टिव बोला गया है। और हाई वाला देखो, हाई एक मिला जितना ऊपर ले जाएगा मिला उतना नीचे ले जाएगा जी, एक चुना जितना ऊपर ले जाएगा उतना एक मिला क्या करेगा, नीचे ले आएगा। दोनों की प्रॉपर्टी देखो, जितना ऊपर उतना नीचे है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। यहाँ इसीलिए वहाँ पे मतलब ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जी। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होने के नाते वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। समझ में आई बात ना? तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अभी और क्लियर होगा, घबराने का नो, घबराओगे तो परेशान होगे तो समझ में नहीं आएगा, तो परेशान होने की बात नहीं है, सबको समझ में आएगा। ये सब कौन से वेव हैं, सब सिंपल हार्मोनिक, सरल आवर्ती सब हैं, सरल आवर्ती सब हैं। या मिटाए तो अब मिटाते हैं जी। चलो आगे देखो स्टूडेंट क्या कहता है, अगला हमारा हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस।
यानी कि व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी आयाम व तीव्रता। हमको यहाँ तक पहुँचना है कि मतलब कि व्यतिकरण जब हो रहा है तो दैट टाइम पार्टिकल का वो बता दो एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड जैसे जानते हो ऐसे चलता है तो ये एम्पलीट्यूड जानते हो ना, एम्पलीट्यूड क्या होगा और इंटेंसिटी क्या होगी, तीव्रता क्या होगी उसकी बताना हमको। खैर यहाँ पे हमने आपके लिए फिगर बना दिया है पहले से ही। देखो टाइम तो कि ये सब हम पहले कर देते हैं। टाइम देखो वीडियो लंबा, अगर पूरा लिख लिख के करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा और कहोगे सर एट लास्ट हम बहुत टाइम देख के शुरुआत में जैसा लगता है कि जब बच्चे देखते हैं वीडियो 1 घंटे का, अरे बाप मैया, अरे मैया बड़ी दिक्कत होती है। इधर देखो, अच्छा ये देखो हमारे पास मैंने मान लिया है, मान लो मेरे पास 2 लाइट सोर्स हैं। हमारे पास क्या है, 2 लाइट सोर्स हैं, एक S1 और एक S2 है। लाइट सोर्स जो कि हैं वो सब SHM में हैं, जो इनके वेव हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो SHM का बेटा जो होता है समीकरण ना कि मतलब ये जो y होता है वो वास्तव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। y क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो खैर अभी ये जानो कि जो ये y होता है इक्वेशन होता है SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का SHM होता है। शुरुआत में मैंने 2 वेव लिए हैं, ऐसे दोनों वेव हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब हालांकि अब यहाँ पे देख लो, मैंने अभी शुरुआत में वेव लिया y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, यहाँ पे लिया y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। पहली बात जानो इसको पल्स बोलते हैं फेज, क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, कला क्या बोलते हैं, कला है इसकी। y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब ये हवाला अभी यहाँ से कोई पार्टिकल चला होगा ना उसका डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। जो ये y होता है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ जो पार्टिकल रहा होगा वो चला होगा अपना उसका डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये तो आपको मतलब कि अगर 11वीं नहीं पढ़े हो तो ये थोड़ा यही बार एक तो याद करना है आपको। y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, सब बताऊंगा विस्तार से बताऊंगा। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपके वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, टी तो टाइम है। और k क्या है, जो k है ना वो वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ होता है, आगे अभी समझ में आएगा। k क्या होता है, वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ होता है। और यक्स क्या होता है, जो यक्स है यहाँ पे यक्स वेव का ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, मतलब वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ में आ गई ना। y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। a क्या होता है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है एक, मतलब इसे वेव का एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, वेव का एम्पलीट्यूड होता है, वेव का जो मतलब इस पे पार्टिकल चलेगा वही ना वेव होगा, वही एम्पलीट्यूड है उसका। और ओमेगा क्या होता है, वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। के क्या होता है, वेवलेंथ से कुछ होता है, रिलेटेड होता है। और के बराबर अगर बता दिया जाए तो होता है 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई क्या होता है, लैम्डा इज वेवलेंथ, ये अभी जान लो। और यक्स क्या होता है, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा एक बात देखो जरा, वेव मान लो यहाँ से चली S1 से S2 से, तो मैंने अगर बोल दूं कि टी टाइम के बाद, टी टाइम बाद S1 के वेव का इक्वेशन क्या होगा। अब यहाँ पे तो शुरुआत में था, इनिशियल पोजीशन था ना, ये y बराबर तो फिक्स था तो हम रट्टा रटाया है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के होता है। लेकिन टी टाइम बाद इनका भी और इनका भी, टी टाइम में इनका भी, टी टाइम में इनका भी। मैंने ऐसा फिगर बनाया है कि आपको लग जाए कि टी टाइम में कम ट्रेवल किया है और टी टाइम में ज़्यादा ट्रेवल किया है। मज़ा आएगा, बस बिल्कुल घबराना बस मत, मज़ा आने वाला है। मैंने क्या बोला कि अगर टी टाइम में लिया जाए तो आप देख रहे हो कि ये कम है या ज़्यादा है कि नहीं है, कोई बात नहीं, सब आएगा अभी। मैंने बोला टी टाइम के बाद S1 के वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलोगे सर y1, y से क्या हो गया, अब y1 हो गया भाई, अब कुछ चल चुका ना पार्टिकल, अब यहाँ से चलाएगा। अब y1 बराबर क्या, a1 और साइन ओमेगा t प्लस के x1 हो गया हमारा। और मैंने बोला S2 का बता दे भाई क्या होगा, S2 का आप बता दे क्या होगा, वेवलर क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन क्या होगा। अब क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2। इसका जो भी डिस्प्ले मतलब कि एम्पलीट्यूड बदला होगा इनका, मतलब ओमेगा तो वही सेम है, ओमेगा बदलने वाला है नहीं क्योंकि मीडियम सब सेम है ना। अब मीडियम सेम क्या, मैंने एक ही टाइप के लाइट भेजे हैं, ठीक है। और के तो सेम है, के भी सेम है।
और यहाँ पे क्या है x1 और x2, मतलब कि कितना ट्रेवल किया, पहले वाले ने ट्रेवल किया x1, दूसरे ने कितना ट्रेवल किया x2। समझ में आया ना। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलो यहाँ पे यार देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ तो इस सब में हमको ओमेगा चूंकि सेम है, क्योंकि ओमेगा क्या है सेम है, फ्रीक्वेंसी भाई सेम है इसकी, ओमेगा सेम है। ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। जब ओमेगा सेम है तो इसलिए आप क्या कहोगे, जो फ्रीक्वेंसी है वह भी क्या है सेम है। और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो अगर मैं बोलूं कि इनका जो स्पीड होगा ना v, स्पीड जो होगा इनका वह भी सेम होगा। अब स्पीड क्यों सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम और मीडियम भी सेम है। आप बोलोगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम आर सेम। अब यूँ नहीं बदलेगा। और के बराबर यहाँ पे क्या होता है, चूंकि 2π/λ। यही मैं कह रहा था कि वेवलेंथ से संबंधित कुछ होता है, के बराबर 2π/λ होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो के है वह 2π/λ के बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे एक बात और देखो, अब यहाँ पे कोहेरेंस सोर्स बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कोहेरेंस सोर्स। अब कोहेरेंस सोर्स क्या होता है ये आपको हमको बताना पड़ेगा। तो अभी बताएंगे, हमको आना इस पे ना अभी व्यतिकरण की फलस्वरूप परिणामी। अच्छा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक मैंने बोला कि दो हमने मतलब कि एक ही टाइप के वेव लिए, और ऐसे मान लो कि भाई कि W ओमेगा और K को सेम रखना है, ऐसा हमको लेके चलना है कि ओमेगा और K सब मतलब ये दोनों सेम रहे, हमेशा बदले उदले ना आए सब। आई बात समझ में ना। अब मैंने क्या बोला ये तो समझ में आ गया आपको, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स यहाँ चला, फिर t टाइम बाद कितना हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। समझ आई बात ना आपके। यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो ऐसे भी आपने देख ही लिए हो। अब यहाँ पे कोहेरेंस सोर्स के बारे में पढ़ना है तो अभी आगे हम बता ही रहे हैं, परेशान कहाँ हो रहे हो। के बराबर 2π हमको क्या मिल जाता है, लैम्डा मिल जाता है। तो यहाँ पे कहोगे कि लैम्डा भी क्या होगा सर, लैम्डा भी सेम ही होगा। सब कुछ सेम है तो लैम्डा नहीं सेम होगा, कहाँ बदलेगा बेचारा, कहाँ बदलेगा, नहीं बदल पाएगा ना। लैम्डा क्या वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ होती है जो जिस लेंथ में मतलब कि हर वेव की अपनी एक लेंथ होती है ना, तो अब जिस हर कलर की जो भी हो अपना अपना लेंथ होता है। तो चलो अच्छा, अगर हम एक बात करें, अगर हम पूछें आपसे कि बता दो, अच्छा अभी किस समय में इतना ही चला है, ये ज़्यादा चल चुका है, तो इनमें फेज डिफरेंस आएगा, इनमें क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा। अभी सब क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, अगर ये टी समय इतना चले ज़्यादा चल रहा है तो यहाँ पे एक न्यू चीज़ क्या आएगा, नाउ। अब आपको मिलने वाला है फेज डिफरेंस, या टोटल फेज क्या रहा था, टोटल फेज है, टोटल ये क्या है, फेज है, फेज डिफरेंस। अब तुम बोलोगे सर फेज डिफरेंस क्या होता है, अरे भाई तुमने बेटा चैप्टर मतलब कि पार्ट 1 में पढ़े नहीं हो, करंट वाले में पढ़े होगे कि ऐसे अगर वेव चल रही है, आपने देखा था वी वाला यहाँ से अगर चल रहा है, हाई वाला यहीं से चल रहा है, अगर हाई मान लो वी वाला है और आई वाला करंट पढ़े हो ना, तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, आई वाला आगे है, आई वाला हाई यहीं पूरा हो जा रहा है, उड्डवा यहीं पूरा हो जा रहा है, तो इसका बोलोगे आई का फेज वी के अपेक्षा आगे है। पढ़े नहीं हो ये सब, कभी कभी ऐसा तुमने पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे हुआ करता था ऐसे, और ये वाला नीचे से उठा करता था ऐसे, जो भी हो, उड्ड पहले है उसका पूरा हो गया, जिसका उड्ड पहले पूरा होगा उसका फेज आगे होगा, जिसका बाद में पूरा होगा उसका फेज पीछे होगा। अब फेज डिफरेंस के अगर मैं ऐसे समझाऊँ ना, मान लो आपके सामने दो सांप हों, कितने सांप हों, दो सांप हों, बीन मत बजाना, मत करना, करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। दो सांप मान लो ऐसे चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, ऐसे 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 चलते हैं ना सांप, देखो ना ऐसे 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 चलते हैं ना। अगर दोनों सांप सीधे चल रहे हैं ऐसे या ऐसे, अगर दोनों ऐसे चल रहे हैं तो कहीं पे फेज डिफरेंस नहीं है, कहीं पे फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक के कान में अगर ऐसे कुछ सुना दिया ना, एक थोड़ा आगे पीछे हुआ ना, तो हो सकता है बीच में, हालांकि वाला सिस्टम नहीं है। एक मान लो दो सांप पे नागिन ऐसे आगे भाग गया तो थोड़ा पीछे चल गया। अगर जहाँ जिस पॉइंट पे मिलना होगा ना, तो देखो जब ये साथ चलेंगे तो पॉइंट पी पे साथ मिलेंगे, जब दोनों सांप ऐसे साथ चलेंगे तो पॉइंट पी पे साथ मिल जाएंगे, तो बेटा फेज डिफरेंस बनेगा ही नहीं।
फेज डिफरेंस नहीं बनेगा तो x1 x2 मतलब कि ये करना नहीं पड़ेगा, x x दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर एक सांप थोड़ा आगे चल गया थोड़ा सा और ये थोड़ा क्या करा पीछे हो गया तो हो सकता है पी पर किसी का ऐसे मिले, पी पर हो सकता है कोई ऐसे मिले ऐसे, और हो सकता है पी पे तो थोड़ा लेट हो गया ना इनका, हो सकता है नीचे मिले। यही होता है फेज डिफरेंस। यही क्या होता है फेज डिफरेंस होता है। कोई आगे जाके मतलब कि कोई ऊपर हो सकता है कोई नीचे हो सकता है चला जाए। नहीं समझ में आया? दो सांप चल रहे हैं चले, अगर साथ चलते हैं तो फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर मान लो एक थोड़ा आगे थोड़ा पीछे तो हो सकता है लास्ट वाले पॉइंट जहाँ पी पर मिलना हो वहाँ पे वाला इस कंडीशन में हो, इस वाले पे ये वाला ऐसे हो। तो समझ में आया ना? तो दोनों का फेज डिफरेंस हुआ ना। ये फेज डिफरेंस को बोला जाता है, ये फेज डिफरेंस होता है जी, समझ गए ना? तो फेज डिफरेंस अगर कोई पूछता है इसको दिखाते हैं फाई से। किसे दिखाते हैं? फाई से। फाई बराबर क्या हो जाएगा? अब एक बात आपको तो पता है, इतना माइनस इतना कर दोगे फटाफट, यही ना फेज है, इसी का डिफरेंस निकालना है। तो बोलोगे सर ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के x1, वही फेज होता है, वही फेज होता है। बस अब तुमने पढ़ा है, करंट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कोई पहाड़ ना तोड़ना है, ये जानो बस। ये इक्वेशन होता है, मैथमेटिकल होता है। ये देखो ओमेगा टी कट जाएगा तो के कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 आएगा जी, है ना? ये पाथ डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इज डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस। देखा जब पाथ का डिफरेंस हुआ ना, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई कम, जब पाथ का डिफरेंस हुआ ना तो क्या बन गया? फेज डिफरेंस। अगर पाथ का डिफरेंस ना हो तो सोचो, अगर बेटा ओमेगा तो खैर सेम ही है, टाइम तो सबके लिए वही है, और अगर ये अभी एक्स ट्रेवल किया होता जीरो नहीं आ जाता, फेज डिफरेंस कहाँ बनता? लेकिन अब दोनों ने अलग अलग ट्रेवल किया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो बना ना। इसे बोलते हैं फाई इज इक्वल टू के इंटू x2 x1 करें, ऐसे बोल सकते हो डेल्टा एक्स। इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस बोलते हैं जी। अब के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा अरे 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 इंटू डेल्टा एक्स। एक फार्मूला तैयार हुआ, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा ना। और अगर कोई पूछता है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्या कि फाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। इतना फार्मूला आपका क्लियर हुआ। ये पाथ डिफरेंस और ये क्या, हालांकि समझ रहे हो ना, अगर पाथ डिफरेंस तब फेज है। और यह फेज ना देखो यहाँ पे जो फेज है ना टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। हियर लिखोगे हियर फेज इज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, फेज टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हम बोलेंगे सो फेज इज कांस्टेंट। फेज इज क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कि जितना यहाँ पे उतना यहाँ भी, उतना यहाँ पे उतना फेज डिफरेंस यहाँ भी, उतना फेज यहाँ भी, उतना फेज डिफरेंस यहाँ भी, उतना यहाँ, हर जगह समान है। हर जगह क्या है? ऐसे समान है। जितना यहाँ पे फेज डिफरेंस चल रहा है, जितना यहाँ चल रहा है उतना ही यहाँ भी चलेगा। ऐसा मानना मतलब कि उतना ही यहाँ पे चलेगा। मतलब जो उड़ के दूरियाँ हैं, समझ गया ना हमारी बात को? तो फेज डिफरेंस क्या होता है समझ में आया ना? टाइम वही है तो टाइम तो कट गया, पोर्शन खत्म हो गया टाइम वाला। बस पाथ का दिक्कत है, पाथ ऐसे ऐसे हमेशा करेंगे, मतलब ऐसे हमेशा पीछे रहेंगे, यही होता है। तो इसको मिटा, इसको नोट कर लो बेटा, बढ़िया से समझ में आ गया ना? अभी हम कोहेरेंस पे आते हैं, चिंता ना करो, अभी इसको बताते हैं। अभी हम कोहेरेंस की स्पेलिंग गलती है यहाँ पे, लिखिएगा मत। तो इसको पहले मिटाऊँ ना। फेज डिफरेंस आया कि नहीं आया? थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। सांप वाला खेल समझ में आया कि ना आया? आ गया ना? चलिए इसको मिटाते हैं फिर। तो अब यहाँ पे देखो जरा, अगर हम बोले y1 मतलब ये है, t टाइम बाद y2 ये है, तो y नेट निकालते हैं। नहीं, हम बोलेंगे y नेट कितना होगा भाई, ये बता दो y नेट कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस a1 साइन ओमेगा टी प्लस के, सॉरी x2 है ना, और ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। अगर इतनी बातें आपको क्लियर होती हैं तो कोई बात नहीं है। y नेट अब चूंकि वेक्टर है ना तो यहाँ पे प्लस लगा लो, प्लस। अब जो ऐसा होगा मुझे क्लियर नहीं पता ना, कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो सब मतलब कि ऐसे लगा सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो बेटा
कि वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। पता नहीं कौन प्लस है कौन माइनस क्या है, तो क्लियर नहीं है तो अपना ऐसे लिख दिया वेक्टर के मतलब वेक्टर में। अच्छा अब एक बात देखो, अब हमको निकालना है नेट एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड हम आ चुके हैं, अब नेट एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड कितना है नेट वाला, नेट एम्पलीट्यूड कितना है ध्यान दो, मतलब कि आयाम कितना है नेट वाला। अच्छा पहले बताओ ये वाला एम्पलीट्यूड छोटा है कि ये वाला एम्पलीट्यूड छोटा है? इसने टी टाइम में कम दूरी कवर की है और इतने टी टाइम में इसने क्या करी है, दूरी ज़्यादा कवर की है, तो एम्पलीट्यूड छोटा हुआ इसका, इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, बड़ा हुआ, है ना। अगर इसका एम्पलीट्यूड टी टाइम बाद a1 है, एम्पलीट्यूड मतलब कि आयाम कितना है इसका है a1 है, और इसका आयाम टी टाइम बाद कितना है a2 है, इसका छोटा एम्पलीट्यूड है तभी तो कम दूरी कवर किया है। जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है ना वो दूरी ज़्यादा कवर करता है, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, समझ सकते हो। जिसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है ना वो दूरी कम कवर करेगा, और जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है दूरी भी क्या करेगा, ज़्यादा कवर करने वाला है। तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इसको मान लो छोटा वाला है, दोनों वेक्टर सम करना पड़ेगा ना नेट एम्पलीट्यूड का। नीचे वाले मान लो a1 है और a1 से a2 का फेज डिफरेंस कितना है, फाई है, अभी निकाले हो, फाई बराबर निकाले हो ना कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि पाथ डिफरेंस है, निकाले हो ना। चलो खैर, फाई a2 वाला क्या है, फाई इनसे आगे है, फाई a2 वाला क्या है, इनसे फाई आगे है, जो a2 है वो a1 से फाई क्या है, आगे है। अब नेट वाला कहाँ जाएगा, नेट वाला इनके बीचों बीच जाएगा, ए फाई है, और नेट वाला कहाँ पे जाएगा, ए आएगा हमारा ए आर, ए रिजल्टेंट आएगा, वास्तव में यही होगा। और ए आर कितना होगा जी, ए आर क्या पढ़े हो, ए आर ना पढ़े हो, ए आर पढ़े तो हो जी। देखो अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया गया, उस वेक्टर के जोड़ने का पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हो ना। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, हम बोलेंगे ए आर का स्क्वायर बराबर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, इतना तो पढ़े हो ना। इस पर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे। अगर आपको नहीं इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ ले आते हैं, फिर ये मत कहिएगा कि हमको आधा बताया गया, इसको यहाँ पे ले आते हैं, जो इसका डायगोनल होता है यही होता है रिजल्टेंट इसका। अब देखिए जरा, ये तो हो गया, यही होता है। ए आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, या फिर कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। समझ में आई बात ना। ए वाला भी फार्मूला आपका है, ये वाला भी फार्मूला क्या है आपका है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ए का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हमेशा बताओगे a1 और रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा एक बात और है, अच्छा मैं पूछूं, अच्छा y रिजल्टेंट क्या होगा ये बताओ। अच्छा y से y1 है निकाल दिए, y2 निकाल दिए, तो y रिजल्टेंट कितना होगा, y रिजल्टेंट ये छोटा वाला a1 क्या है, छोटा वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो y1 था तो a1 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आर आएगा, ए आर आएगा ना। ओमेगा टी तो सब में सेम है, ओमेगा टी सब में सेम है। और यहाँ पे देखो इस वाले से कितना आगे है, मान लो थीटा आगे है, कितना आगे है, मान लो ये थीटा आगे है, जो मतलब कि ए आर है ना, इनसे थीटा आगे, इनका कितना था, इनका था kx1 ओमेगा टी प्लस kx1। अरे भाई नेट वाला इनसे थीटा आगे मान लिया है, तो हाई वाला कितना था, इसका जो मतलब फेस था ओमेगा टी प्लस kx1 था, इनका थीटा बढ़ गया, ए प्लस आ गया थीटा, एक ही मिला। यानी कि रिजल्टेंट वाई कितना होगा, ए आर ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस थीटा हो गया आपका। चलिए अच्छा एक बात आपको और बताते हैं, यहाँ पे थीटा कितना होगा जी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराओगे, एक परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर अगर a2 है, अभी कितना होगा, a2 ही होगा, a2 होगा या ना होगा, तो अगर है पूरा का पूरा बेटा फाई है ना, तो ये अभी कितना होगा, फाई होगा। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, a2 cos फाई, और ये वाला क्या हो जाएगा, a2 sin फाई। अब इस वाले त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर है देख सकते हो कि tan थीटा बराबर लंब कितना है, a2 sin फाई, आधार कितना है, a1 प्लस a2 cos फाई, यहाँ से थीटा निकलेगा आपका।
यहाँ पे थीटा बराबर tan इनवर्स लिख सकते हो A2 साइन, थीटा नहीं है फाई है, साइन फाई बटे A1 प्लस A2 कास फाई। थीटा भी हमारा निकल गया हो ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको। नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए आर का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और टेन थीटा का क्या होता है, tan इनवर्स A2 साइन फाई अपान A1 प्लस A2 कॉस फाई। यहाँ से निकालने आपको आता है। अगर पैरेललोग्राम ला आपको नहीं आता है जोड़ने वाला तो आप 11th के वीडियो में जाइए, फटाक से वेक्टर एनालिसिस खोलिए, मतलब उसमें बहुत छोटे में बताया गया, वहाँ से आप सब पढ़ सकते हो। और नहीं आता तो खैर ये जान जाओ कि अगर दो वेक्टर हैं तो इनका मतलब कि पैरेलल शिफ्टिंग करके पैरेललोग्राम बना जाता है, और उसके बाद इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वही होता है रिजल्टेंट होता है, यहाँ से एंगल वंगल सब निकल जाता है। ठीक है ना, ओके, इसको मिटाते फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपने भी पढ़ के आया है, पीछे जो भी पढ़ा है आपने उसमें थोड़ा सा आगे अभी हमको पढ़ाना है, क्योंकि हमारा तो परिणामी एम्पलीट्यूड आ गया है, अभी इंटेंसिटी पढ़नी है हमको, तीव्रता निकालनी है परिणामी। उसके पहले मैं बता दूं आपको कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, COHERENT कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। ऐसे स्रोतों को जिनके बीच का कलांतर नियत हो, अर्थात समय के साथ ना बदले। कलांतर अगर नहीं बदलेगा तब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ऐसे कर सकते हो, अधिक से अधिक इंटेंसिटी ज़्यादा पाओगे। जैसे मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे अगर ये कोई वेव है, अब देखो यहाँ पे कलांतर क्या है आखिर, यहाँ पे भाई 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 एक कलांतर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कलांतर अगर दो वेव ऐसे निकले, दो इठो दोनों ऐसे जाए तो कलांतर कितना है, सब कांस्टेंट है ना, चाहे जीरो चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट होने का मतलब कि यहाँ पे आवाज़ ढंग का सुनोगे, बड़े एक नंबर का आवाज़ सुनोगे तुम, समझे ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी पीछे तुमने दिखा तुमने कि फाई टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा तभी ऐसा होगा। अच्छा देखो जरा, ऐसे स्रोतों को जिनके बीच का कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले, उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। इसकी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। एक कला संबद्ध है कि यानी कि कला नियत है, हर जगह कांस्टेंट है, चल रहा है बेचारा तो ऐसे चल रहा है। देखो ये अभी बोलोगे कि सर ये कलाएँ क्या है, इनकी नियत चल रही हैं, जितना यहाँ उतना डिस्टेंस हर जगह समान होता है। ठीक है, जब कलाएँ नियत होंगी तब कोहेरेंस बनेगा, अगर नियत नहीं हुई तो कोहेरेंस नहीं बना पाओगे। अब देखो जरा, मान लो मैंने बोला शुरुआत में इनका जो ऐसे रहा हो, y बराबर समीकरण जो इसका रहा हो, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स रहा हो, और इनका भी वही है शुरुआत में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स रहा हो। ठीक है ना, एक मिनट स्टूडेंट, अगर इतना आपने देख लिया तभी कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। देखिए है ना। अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने लिया है कि ओमेगा सेम है। अगर मान लो थोड़े समय के लिए ओमेगा सेम ना हो, अगर मान लो थोड़े समय के लिए ओमेगा सेम ना हो तो टी टाइम बाद क्या हो जाएगा, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस के x1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस के x2। मैंने ऐसा माना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तब की बात है। अब तुमको यहाँ से पता है वाला ज़्यादा है, फेज एक कम है, इतना तो पीछे देख के आ रहे हो ना। अब अगर मैं पूछूं फाई बराबर क्या होगा, तो फाई बराबर यहाँ पे बोलोगे सर ओमेगा 2t प्लस के x2 माइनस ओमेगा 1t और माइनस के x1 होगा, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखो ओमेगा बराबर, अरे फाई बराबर क्या बोलोगे, t कॉमन हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ पे k कॉमन हो जाएगा तो x2 माइनस x1 पाओगे। अब देखो जरा, इसको देख के बताओ तुम, क्या फाई टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ओमेगा अलग अलग कर दोगे तो फाई टाइम पर डिपेंड करेगा, और जब फाई टाइम पर डिपेंड करेगा ना, अभी पढ़ के आ रहा है AR का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब देखो एम्पलीट्यूड हर क्षण चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड हर क्षण चेंज होने का मतलब क्या, कि आप क्लियर नहीं देख पाओगे। अगर देखो अगर ऐसे कुछ है तो ये हाई इंटेंसिटी है, यह क्या है, हाई इंटेंसिटी है, हाई इंटेंसिटी है। और अगर हर क्षण एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना, तो देखो मान लो किसी समय यहाँ पे प्लेट लगा हो,
यहाँ से मतलब ये सोर्स चल रहे हो, तो यहाँ पे देखो एक समय देखो क्या बढ़िया होता है, अगर यहाँ पे उजाला है फिर यहाँ पे डार्क है, उजाला डार्क फिर उजाला फिर डार्क, अभी यंग वाले में पढ़ोगे YDSC में दिखाया जाएगा तुमको। देखो अगर ऐसा कुछ है, अगर बार बार यहाँ उजाला डार्क उजाला डार्क उजाला आ रहा है, तब तो इसे मानेंगे कोहेरेंस है। लेकिन अगर मान लो उजाले के बाद अगर टी पर डिपेंड करता है, तो एक बार जहाँ उजाला होगा एक बार वहीं काला हो जाएगा, वहीं डार्क हो जाएगा, जहाँ उजाला आ जाएगा ना वहीं पे डार्क आ जाएगा। जब ऐसे केस बनने लगेंगे तब ये बेटा दिक्कत करेगी, यहाँ पे तो कोहेरेंस नहीं बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ओमेगा को अलग कर दोगे ना, तो जो फाई और टाइम पर डिपेंड करेगा, और जब फाई टाइम पर डिपेंड कर एम्पलीट्यूड हर क्षण चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड अगर हर क्षण चेंज होता है तो इंटेंसिटी क्लियर नहीं होगी। इंटेंसिटी क्लियर आने की, अगर साउंड वेव है तो साउंड वेव में आप आवाज़ ऊपर नीचे सुनोगे, ऊपर नीचे सुनोगे। तो आवाज़ अगर ऊपर नहीं सुनना तो क्या कौन सी बढ़िया आवाज़ है, यानी खराब आवाज़ क्या जाएगी ना। लाइट में आओगे तो लाइट क्या होगी, जहाँ पे उजाला वहीं पे अंधेरा, जहाँ पे उजाला वहीं पे है। ठीक है ये वाला कि एक बार उजाला अंधेरा ऐसे लगातार, लेकिन जब टाइम पे डिपेंड कर लेगा ना बेटा, तो ये बेटा देखो एम्पलीट्यूड ये सब ना ये दिक्कत करेंगे, और एम्पलीट्यूड घटेगा बढ़ेगा तो जहाँ उजाला था वहीं पे अंधेरा होगा, जहाँ पे अंधेरा वहाँ पे उजाला, उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। ठीक है ना, वो क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो इसे होता है, ये होता है कोहेरेंस सोर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको कोहेरेंस सोर्स समझ में आ गया। हम चलते हैं इंटेंसिटी वाले पे, वो क्या इसको मिटाते हैं बेटा। तो बच्चों अब मन लगा के इसको देखो, इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी जो कि होता है I = 2 पाई f का स्क्वायर a का स्क्वायर रो v। अब यहाँ पे जानते हो f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमको सेम रखनी है। a होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो बदलता रहता है अपना, एम्पलीट्यूड कोई बात नहीं है। p क्या है, मीडियम का डेंसिटी है, p क्या है रो मीडियम की डेंसिटी, और v क्या है, स्पीड है, वो भी नहीं बदलेगी, मीडियम भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो कहाँ बदलने वाली वो है। तो आप देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड केवल चेंज हो सकता है। देखो ये तो फार्मूला मेन वाला ये होता है, किताब वाले क्या लिखते हैं, किताब वाले लिखते हैं चूंकि तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, उसके आयाम के वर्ग क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। वास्तव में देखो यह भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है ना। तो हम कह सकते हैं I बराबर K, हाई बस नहीं कांस्टेंट है, A का स्क्वायर। यह भी वही कहते हैं I प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, I बराबर K A का स्क्वायर। ये आपको अगर पता है तो ढेर सारा काम करना है, और एक पता है तो फिर किताब वाला ज्ञान बस लेना है। ये हालांकि 11वीं का सब पोर्शन है बेटा, इसको आप याद कर सकते हो। ये कुछ यानी I बराबर है क्या है, 2 पाई f स्क्वायर A का स्क्वायर रो v। अब यहाँ पे यार देखो यारा, यह मान लो जो सोर्स पहला था, यह सोर्स दूसरा था, और यहाँ पे रिजल्टेंट मिला हमको, नहीं यहाँ पे रिजल्टेंट मिला है। अच्छा यहाँ पे क्या था, अरे ऐसे I1 कह सकते हो, I1 रहा तो कहोगे सर K A1 का स्क्वायर, यहाँ पे I2 कह सकते हो K A2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कह सकते हो IR यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर K AR का स्क्वायर। हम जानते हैं चूंकि AR का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, इन पढ़े हो। अब AR का स्क्वायर यानी कि IR बाई K, यहाँ से देखो इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, IR बाई K इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर मतलब I1 बाई K प्लस A2 का स्क्वायर मतलब I2 बाई K प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई A1 का मतलब, अब देखो यहाँ पे A1 है ना, अब A1 का मतलब खाली क्या लगाओगे, रूट में I1 बटे K, ये हो जाएगा रूट में I1 बाई K, और गुड़े क्या हो जाएगा रूट में I2 बाई K cos फाई। अब थोड़ा इनको आगे बढ़ाओ तो IR बाई K इज इक्वल टू I1 बाई K प्लस I2 बाई K प्लस हो जाएगा 2 रूट में I1 इंटू I2 बटे K cos फाई। K कट जाएगा ना, कांस्टेंट तो कटना था उनको, IR I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 इंटू I2 cos फाई। ये होता है बेटा नेट इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, दो के लिए। यह क्या होता है, नेट इंटेंसिटी ऑफ द वेव। समझ में आया ना, बस यही देखना था। चूंकि I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, बहुत तेज बढ़ता है इसके साथ I, अगर ये ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने क्या लिया, ये मतलब कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ले लिया, उसके उसी वैल्यू पे मैंने पुट करते चले आया, यहाँ तक चले IR मिल गया, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिल गई। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव
जो भी मतलब कि इंटरफेरेंस है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आपने कई सारे फार्मूले क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि ए आर बराबर क्या, रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और एक बात और क्लियर कर लिया कि आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू I2 cos फाई। इन नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और है क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। और आपको हम बताने जा रहे हैं बेटा, क्या बताने जा रहे हैं, कुछ बताने जा रहे हैं, कब ज़्यादा कब कम। आपको ही पता है ना, कंस्ट्रक्टिव में ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कम होती है, एम्पलीट्यूड ही क्या होता है, कम होता है। तो फिर इसको मिटा के उसको दिखाते हैं, फिर वीडियो क्लोज करें, एक सवाल लगाएंगे फिर वीडियो क्लोज करेंगे। ओके बेटा, इसको मिटाते फिर आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप गौर से देखिए, गौर से। कैसे, गौर से, ऐसे ऐसे देखेंगे ना इसको बढ़िया से, नहीं देखेंगे तो हम पूछेंगे तो आप मार खाओगे जरूर। तो मार ना खाने के लिए बढ़िया से देखिएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी विनाशी, विनाश करेगा, ये क्या करेगा, लाभ बनाएगा, मतलब कि ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा। देखो अच्छा, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, नेट इंटेंसिटी या नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे देखो, हालांकि ये लाइन मैंने पहले लिख दिया है, इसका बाद में काम है, फिलहाल जान लो। आई आर तो जानते हो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 इंटू आई रूट में I1 इंटू I2 cos फाई होता है। फिर ए आर का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू cos फाई। फाई क्या है, फिर डिफरेंस है। फाई बराबर क्या होता है जी, के x2 माइनस x1 होता है ना। चलो अच्छा, यही देखो के x2 माइनस x1 ही होता है ना। अब यहाँ पे देखो, चूंकि cos फाई मैक्सिमम को होता है जी, यही cos फाई है ना, cos फाई मैक्सिमम कब होता है, एक होता है, cos का मैक्सिमम मान एक ही होता है, यानी कि अब फाई का मान 0 होगा तब एक होगा। फाई का मान 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई यानी कि सम के साथ जुड़ता चला जाएगा, यानी कि फाई बराबर 2n पाई। और यहाँ पे क्या, 0 से n शुरू हो रहा है, जहाँ पे n कहाँ शुरू हो रहा है, 0 से, ध्यान देना, ठीक है, 0 शुरू हो रहा है, तभी ना पाओगे आप 0, फिर आप पाओगे 2 पाई, फिर पाओगे आप 4 पाई, फिर पाओगे 6 पाई, फिर 8 पाई, एन की वैल्यू चेंज करते करते सब पे मैक्सिमम पाओगे, नहीं इन सब पे मैक्सिमम पाओगे। अब यहाँ पे देखो, चूंकि हमने पढ़ा है फाई इक्वल टू 2 पाई, मतलब एक के है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स पढ़े हो ना, डेल्टा एक्स और क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, हो गया यहाँ तक। अब फाई का मान कितना लिए हो, फाई का मान 2n पाई होता है ना, इसके लिए इसमें मैक्सिमम वाले में फाई का मान 2n पाई 2 पाई कट गया, यहाँ लैम्डा बचा, डेल्टा एक्स यानी कि जो पाथ डिफरेंस है ना, ये सब याद करने योग्य बातें मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको जुबान पे याद होना चाहिए। डेल्टा यानी कि संपोषी वाले यानी कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या होता है, डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर आता है, जहाँ पे एन का मान क्या होता है, यहाँ भी एन बराबर 0 1 2 3 4 से चलेगा, यानी कि 0 0 हो जाएगा, पाथ डिफरेंस या तो 0 पाथ डिफरेंस या तो क्या हो 0, तब कंस्ट्रक्टिव पाओगे, या तो बेटा लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, या तो मतलब 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, कोई बोलेगा छठवें सेकंड का होता हो तो 6 लैम्डा, सातवें पार्ट का 7 लैम्डा, 8वें पार्ट का 8 लैम्डा। तो ऐसे बताना पड़ेगा आपको कि कब कब अधिकतम होगा, तो उसमें तुरंत गुणा कर दो, पाथ डिफरेंस वाले में डेल्टा एक्स वाले में लैम्डा होता है कि कौन सा, मतलब सवाल में बनाएगा आपके कि मतलब कि कितने स्टेप बाद वो आएगा, तो 7 लैम्डा 8 लैम्डा 9 10 लैम्डा पाथ डिफरेंस में। और यहाँ पे डिग्री वाले में, फेज डिफरेंस वाले में आप बोलोगे सर 0 के बाद हो सकता है, 2 पाई के बाद, 4 पाई के बाद, 8 पाई के बाद। अच्छा एक बात और देखो यहाँ पे, अब इसका 5वां लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जानते हो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम cos फाई बराबर 1 होता है ना, तो यहाँ पे आप कहोगे इसलिए आई आर बराबर ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 इंटू I2, ये हो जाएगा 1। अब नहीं, ये cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसको तोड़ा जाए तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, करके देख लो, ये आएगा। तो संपोषी वाले में जो रिजल्टेंट आई होता है, इंटेंसिटी उसकी जो होती है मैन वाली, वो रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। अब बस इसी प्रकार ये वाला ले लो, इसी प्रकार कहा जाए ए आर का स्क्वायर कितना आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का 1 हो जाएगा इस वाले में, 2A1 A2 वो तो 1 हो जाएगा। अभी देखो रहे हो, ए आर का स्क्वायर बराबर
A1 प्लस A2 का स्क्वायर, घात की तुलना कर दो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड माइनस में कभी नहीं आता है ना, तो ये हो जाएगा AR बराबर A1 प्लस A2। क्या आपको दिख रहा है? ये होता है कंस्ट्रक्टिव में, कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्टिव में ऐसा होता है। क्या करना है, इसी मान 1 रख दो, कंस्ट्रक्टिव का मिल जाएगा। इसी प्रकार डिस्ट्रक्टिव का आप खुद बनाओ। जब यहाँ पे इंटेंसिटी रिजल्टेंट वाली या फिर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वाला क्या आता है? ये मिनिमम आता है, बहुत कम, मिनिमम आता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ दूसरा वाले में, यहाँ पे अब बताओ कास फाई का न्यूनतम मान कितना होता है? हम चूंकि बोलेंगे चूंकि मिनिमम कास फाई माइनस 1 होता है ना, कितना होता है? मिनिमम कास फाई माइनस का 1 होता है, आपको पता है। -1 से +1 तक जाता है तो सबसे कम माइनस, सबसे ज़्यादा +1 होता है। तो यहाँ पे IR कितना हो जाएगा? IR बराबर बोलोगे सर I1 प्लस I2 और इसका मान -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 रूट में I1 इंटू I2। तो ये हो जाएगा IR बराबर I रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इसलिए आप लिखिए, इसी प्रकार हम कहेंगे सच दैट AR बराबर कितना आएगा? तो यहाँ से देखो AR का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 आ जाएगा, क्योंकि काश फाई यहाँ -1 हो जाएगा ना न्यूनतम के लिए। तो ये हो जाएगा AR का स्क्वायर बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो AR जो आएगा वो A1 माइनस कितना आएगा? A2 आएगा। ये दो बातें क्लियर हुई न्यूनतम के लिए। और तीसरा देखो जरा, तीसरा यहाँ पे आप जानते हो चूंकि कास फाई मिनिमम होगा -1 पर, तो बताओ -1 किसका किसका मान होता है? फाई बराबर यहाँ पे क्या होगा? अगर आपसे फाई का मान पूछा जाए तो क्या बताओ, ये फाई का मान कहाँ का -1 होता है? तो कहोगे सर पाई पे होता है, पाई के बाद 3 पाई पे होता है, एक चक्कर लगाओगे ना, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे, फिर डाट डाट पता नहीं कहाँ तक जाओगे, एट लास्ट कह सकते हो सर 2n-1 पाई, जहाँ पे n जो होता है 0 से नहीं 1 से शुरू होता है, 1 से 1 2 3 4, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 से शुरू होता है। तो देखो जरा, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 पाई, 2 रखोगे 3 पाई, 2 मतलब कि हाँ 3 रखोगे तो 5 पाई, 7 पाई से आता जाएगा, ये भी निकल गया। तो अगर मैं पूछूं चौथा, यहाँ पे जो डेल्टा x आएगा वो चूंकि होता है λ/2 पाई इंटू फाई, यानी कि 2n-1 पाई, ये पाई से पाई कट जाएगा, फिर यानी कि जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा λ/2 2n-1, ये आएगा। फार्मूला हमारा ये होता है किसका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो अब यहाँ पे अगर n का मान 1 2 रखते चले जाओ, मान लो 1 रख लिया, यहाँ पे n बराबर जहाँ लिखिएगा, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 डाटा नेचुरल नंबर सब होते हैं, और यहाँ पे 0 से लेके सब नेचुरल, 0 मतलब नेचुरल नंबर 0 जोड़ दिया जाएगा। 1 रखोगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर λ/2 आएगा, 2 रखोगे तो 3 λ/2 आएगा, 3 रखोगे तो 5 λ/2 आएगा, 7 λ/2 आएगा, यानी क्या नीचे 2 2 है, ऊपर क्या है 1 3 5, सभी विषम नंबर है। इसके लिए पाथ डिफरेंस हमेशा ही होता है। समझ गया? ये बातें अगर आपको याद है, कुछ है ही नहीं। AR अगर मैक्सिमम है तो कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम है तो डिस्ट्रक्टिव होगा। आप जानते हो कि मैक्सिमम होती है कास फाई +1 होता है, मिनिमम कास फाई -1 होता है, सारे वैल्यू पुट करोगे सब कुछ मिल जाएगा। पाथ देखो इंपॉर्टेंट, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि 5 और 2n-1 5 पाई होता है, तो n बराबर 1 2 3 4 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 0 से लेकर के। समझ में आई बात ना? एक सवाल करेंगे फिर वीडियो क्लोज करेंगे बेटा, ओके। इसको मिटाया जाता है फिर आगे चला जाता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? दिक्कत तो हो नहीं सकती सर, इसको मिटाओ। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हुए आ गए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप पढ़ सको तो पढ़ लो, ना पढ़ो तो हमको बताओ, हम पढ़ के बताएं। लिखा इन एनी इंटरफेरेंस A1 बराबर A2 बराबर A, मतलब कि दोनों जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव के ना वो सब A ही हैं, और I1 बराबर I2 बराबर I, जो इंटेंसिटी उनकी है ना वेव्स की, वो भी सेम ही है। देन फाइंड AR, रिजल्टेंट A, मैक्सिमम A, मिनिमम A, और रिजल्टेंट I, मैक्सिमम I, मिनिमम I। सर क्या बात करते हो जी? पहली बात तो बताओगे हमको, हमने पढ़ा है चूंकि AR बराबर या स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस, बहुत टफ सवाल है, बहुत मतलब कि जानते हो
ऑब्जेक्टिव में पूछ के बच्चों को फंसाता है, कहीं फंसा नहीं पाता तो ऑब्जेक्टिव में पूछ के फंसाता है और नहीं जानता है कि हमारे बच्चे फंसने वाले हैं, कहीं पे नहीं है, साहब आता है उनको जी I1 प्लस I2 प्लस अरे क्या होता है जी 2 रूट में I1 I2 cos फाई। चलो अच्छा पहले निकालते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए आर का स्क्वायर यह भी ए के बराबर है, यह भी ए के बराबर है, यह भी 2a cos फाई है ना। ए आर का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर cos फाई। तो ए आर कितना हो जाएगा स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस क्या आएगा cos फाई आएगा। और इसको अगर हटाया जाए 2a स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो कोई बात है ही ना। तो चलो एक काम करते हैं, ए का स्क्वायर cos फाई वास फाई कुछ भी हो, क्या करना है। अच्छा एक बात देखो जरा, ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर बराबर 1 प्लस cos फाई का फार्मूला अगर आपको पता है तो बता सकते हो जी। 1 प्लस cos फाई का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर फाई बाई क्या होता है 2 होता है ना। हाफ एंगल का फार्मूला अगर आपको नहीं आता तो मैं क्या कर सकता, ये हो जाएगा ए आर बराबर ये हो जाएगा आपका a√2 और ये क्या हो जाएगा cos फाई बाई 2। ये वाला फार्मूला जरा मिलाइएगा जरा, तो 1 प्लस cos फाई है ना, 1 प्लस cos फाई। तो आप जानते हो कि चूँकि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए अच्छा, या फिर कह सकते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको इधर लेते आओ तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ एंगल लगाओगे तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के साथ हो भी, और हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 1 यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है जी ये फार्मूला। सॉरी यहाँ पे 2 लगेगा ना, अब 2 to 4 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2a cos फाई बाई 2 आएगा। इधर ला दोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर cos थीटा प्लस 1 नहीं आएगा तो 2a cos स्क्वायर फाई बाई अरे cos हट जाएगा क्योंकि रूट इधर वाला स्क्वायर रूट बना देगा ना। ये तो रिजल्टेंट आ गया, इधर भी निकाल लो ऐसे ही। आई अभी आई है, ये अभी आई है, और ये कितना है 2 आई गुड़े आई का स्क्वायर आई cos फाई। फिर वही हाल है आई आर बराबर आई 2 आई दोनों में कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos फाई। तो आई आर बराबर यह क्या आ जाएगा आपका 2i और cos एक मिनट फार्मूला लगेगा ना 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 लग जाएगा है, तो ये हो जाएगा आई आर बराबर 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2। रिजल्टेंट निकल गया यहाँ तक। अब देखो जरा, इसके लिए हमको निकालना है ए मैक्सिमम और ये क्या निकालना है ए मिनिमम। ए मिनिमम मैक्सिमम के लिए आप जानते हो कि cos फाई कितना होता है 1 होता है, मिनिमम के लिए cos फाई क्या होता है माइनस, मिनिमम के लिए cos फाई -1 होता है ना, लेकिन एम्पलीट्यूड है ना बेटा, ध्यान देख चलिएगा, एम्पलीट्यूड माइनस में आएगा नहीं कभी। तो ऐसे कह सकते हो फाई का मान 0 डिग्री, फाई का मान क्या होगा 0 डिग्री, फाई बराबर 0 डिग्री, इसको 0 लाना तो फाई का मान कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पे जब 0 रखे तो cos फाई 1 यानी कि 2a आएगा, यानी कि a मैक्सिमम कितना आएगा 2a आएगा। तो चूंकि यहाँ पे हमको पता है कि मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पे फाई का मान कितना होगा 180 होता है। आपको पता है फाई पाई 3 पाई 5 पैसे पे होता है मिनिमम वाला। तो जब फाई का मान 180 ले लोगे तो आप यहाँ पे जो पाओगे ए मिनिमम ना, ये देखो जरा, यहाँ पे आप 180 देखो तो 2 से कटेगा 90 आएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। आपको पता ना यहाँ पे पाई होता है 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे चलता है 2n-1 पाई के रूप में फाई का मान।
मिनिमम वाले केस में मिनिमम वाले, इसीलिए का याद कर लो ना। इसी पर यहाँ देखो जरा, यहाँ अगर देखा जाए तो आई जो होगा मैक्सिमम, आई मैक्सिमम जब फाई का मान 0 आएगा, 0 पे, फिर पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे लगातार चलता रहता है, वो तो कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आएगा आई आर बराबर 4 गुणे आई, और ये 0 यानी कि का 0 का मन एक ही होता है ना, तो ये आएगा 4 आई आएगा। अब मिनिमम में कितना आएगा, आई मिनिमम पूछा जाए तब कितना आएगा ये, तो कहोगे सर यहाँ पे फाई का मान हमको क्या लेना पड़ेगा, अरे भाई 180, तो 180 फिर 90 हो जाएगा। फिर आई आर का मान भी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, ये मिनिमम है, सॉरी आई आर नहीं, ये आई आर नहीं है भाई, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है ना। तो अगर आपको डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के सारे केस लर्न है तो एक भी सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता, परेशानी की बात ही नहीं है। अपने किताब के सवाल लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, व्हाइट बोर्ड के गुण गाते जाओ, गाते जाओ, लग जाएगा जी, क्या दिक्कत है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। जय माता दी।